नवाब ऑफ कालाबाग मलिक वहीद खान से मिलने कालाबाग में दरियाए सिंध के किनारे वाक़या उनके बोहड़ बंगला पहुंचे। बंगले के बाहर आकर खुद इस्तकबाल किया। दरियाए सिंध के किनारे तारीखी बोहड़ बंगला तकरीबन 400 साल पुराना है। अपनी कश्ती में सवार होकर दरियाए सिंध की सैर करने निकले। कालाबाग एस्टेट के नवाब, जागीरदार, साथ ही साथ शिकारी भी, और फिर आप जानवरों को महफूज भी बनाते हैं, कंजर्वेशनिस्ट हैं, ज़ख़ीरे बनाए हुए हैं आपने। तो ये कैसे मुमकिन है कि ये सारा कुछ इकट्ठे कर लेते हैं आप? एक शिकारी कैसे महफूज रख सकता है? असल में सबसे बड़ा कंजर्वेशनिस्ट ही शिकारी होता है जी। दुनिया में आप जहाँ भी देख लें, सबसे बड़े जो कंजर्वेशनिस्ट हैं वो शिकारी ही हैं। सिर्फ जानवर की नहीं, जानवर की सारी एनवायरनमेंट का, क्योंकि जानवर में एक ख़ास एनवायरनमेंट रहना होता है जी, वो आइसोलेशन में तो नहीं हो सकता। आपके दादा नवाब अमीर मोहम्मद ख़ान ऑफ कालाबाग गवर्नर मगरबी पाकिस्तान रहे। आपके वालिद साहब मलिक मुजफ्फर ख़ान कई दफ़ा रुकने कौमी असम्बली रहे जी। आप सियासत में नहीं आए, इसकी क्या वजह है, या कम आए? जी बहुत कम, बहुत लेट आया और बहुत कम आया। मुझे शौक़ नहीं था, मुझे वो कोई दिलचस्पी नहीं थी जी। लेकिन 2013 में फिर कोई हालात वाक़यात ऐसे बने कि फिर मजबूरन आना पड़ा। और फिर जब एक दफ़ा इंसान कोई काम हुए, मेरा तो यही नज़रिया है कि जो काम भी शुरू करें तो फिर उसको पूरी तरह करें जी, पूरी लगन से करें। तो अब जब आ गए हैं तो अब फिर कर रहे हैं जी कोशिश। नवाब ऑफ कालाबाग के नाम ही से रोब-दाब और मर्तबे का एहसास होता है। क्या आप भी उससे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं अभी तक, उस रोब और दबदबे से? जी असरात अभी तक हैं, कुछ ना कुछ। नहीं, आप सख्ती करते हैं या नहीं, लोगों से नहीं, या नहीं, नरमी करते हैं? नहीं, नरमी जी, शायद इतनी नरमी नहीं होनी चाहिए। आपके वालिद साहब का तो बड़ा सख्त जी जी। अच्छा, ये हमारे रिहायशी मकान है जी, ये। अच्छा, माशाल्लाह। वो बोर्ड बंगला तो है ना, मेहमान खाना जी, जी, जी। ये है रिहायशी जी, ये। अच्छा जी। सारी फैमिली यहाँ रहती है? जी। हमारा ये एक अजीब सा सिस्टम है, गर्मियों में यहाँ होते हैं जी, और सर्दियों में पीछे एक हवेली है कुछ फासले पे। अच्छा। ये शुरू इस तरह हुआ कि 1841 में एक बहुत बड़ा सैलाब आया था जी। अच्छा। पहले तो ये शहर यही होता था ना जी। और वो बुज़ुर्गों के मकान भी इधर ही थे, तो वो सारे मकान तबाह हो गए। अच्छा। तो फिर उन्होंने सोचा कि कोई दरिया के दूर भी कोई जगह होनी चाहिए, तो एक हवेली बनाई। अच्छा। तो तब से फिर ये शुरू है कि गर्मियों में यहाँ होते हैं और सर्दियों में उधर चले जाते हैं। कालाबाग एस्टेट कितनी बड़ी है? कितने मुरब्बे ज़मीन है? कितने इसमें जानवर हैं? कितने इसमें फार्म हाउसेज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ज़मीन काफ़ी है जी। कितने मुरब्बे होगी? 50 मुरब्बे जी, होगी? कोई इस तरह होगा कुछ। जी हाँ। कितने जानवर पाले हुए हैं? जानवर जी, क्योंकि हम कंजर्वेशन करते हैं, जो नेचुरल हैबिटेट है जी, उसमें बहुत सारे जानवर हैं। मेन है तीतर है, चिंकारा हिरन है जी, और पंजाब हुड़याल है जी। ये मेन ये हैं जी। और फिर छोटी स्पीशीज़ बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये पूरा एक इकोसिस्टम है जी, बायोडाइवर्सिटी का इकोसिस्टम है। तो ये पूरा एज अ होल हम चलाते हैं, कोशिश करते हैं। तो उसमें और चीज़ें भी हैं, जैसे अब है पेंगोलिन, एक है छोटा सा जानवर होता है, वो आजकल नंबर 1 एंडेंजर्ड स्पीशीज़ IUCN की रेड लिस्ट पे है जी। तो वो भी, उसकी भी हम सेंचुरी वो है हमारे उसमें तहफ़्फ़ुज़ में रखा हुआ है। वो सबसे ज़्यादा ट्रैफिक्ड एनिमल है जी। अच्छा। तो उसकी अब सेंचुरी बनाने का इरादा है। तो इसी तरह और हैं, सांप हैं और परिंदे हैं, पूरा एक इकोसिस्टम है जी। कितने उड़यालों को महफूज बनाया हुआ है आपने? उड़याल तकरीबन 1800 होंगे अब जी। ये पंजाब उड़याल के सबसे, दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं इधर जो आपके पास जी। क्योंकि लोगों को नज़र ये बड़ी चीज़ें आती हैं, लेकिन छोटी चीज़ें भी बहुत हैं। और ये हैं वल्चर, कॉमन वल्चर जो है, ये नायाब हो गया, ये भी हमारे पास एक जगह पे हमने वो तहफ़्फ़ुज़ दिया हुआ है उसको जी। क्या आप सारा निज़ाम खुद ही चलाते हैं, या आपने कोई निज़ाम बनाया हुआ है जिसमें काश्तकारी कोई और देखता है, बाकी चीज़ें कोई और देखता है? जी, पूरा एक टीम है जी, पूरी टीम है, सिस्टम है। मैं ज़ाहिर गाइडलाइंस देता हूँ और आगे फिर वो इम्प्लीमेंट करते हैं जी।
मेरे बेटे भी माशाल्लाह अब वो भी जवान हैं, तो वो भी मेरे साथ भरपूर हिस्सा लेते हैं। आपको किसके शिकार का ज़्यादा मज़ा आता है, और क्या शिकार खाने का मज़ा आता है या शिकार करने का? दोनों का दोनों का। होड़ियाल का ज़्यादा मज़ा आता है, वो ज़्यादा चैलेंजिंग है। सबसे मुश्किल किसको है जी शिकार करना? जो हमारे पास स्पीशीज़ हैं उनमें तो होड़ियाल सब मुश्किल है जी। अच्छा। तो वैसे तो ये मारखोर वगैरह वो ज़्यादा, क्योंकि बहुत ऊंचे वो रहते हैं जी, पहाड़ बहुत ऊंचे पहाड़ों पे रहते हैं। मारखोर हो गया, ये ब्लू शीप हो गया, मार्कोपोलो शीप हो गया, ये मुश्किल है क्योंकि ये बहुत ऊंचे पहाड़ों पे रहते हैं। आपने जो जितने गोश्त खाए हैं शिकार के, इनमें सबसे अच्छा किसका गोश्त लगा? ये चिंकारा हिरन का जी, बहुत लजीज और जायकेदार होता है जी। कश्ती की ऊपर वाली मंजिल पर आकर दरियाए सिंध का नज़ारा भी लिया। बोहड़ बंगले पर वापस आए। एक ज़माने में आपके ख़ानदान का, टिवाना ख़ानदान या सिकंदर हयात ख़ानदान, इनका तूती बोलता था पूरे मगरबी पाकिस्तान में। अब ज़ाहिर है वो ताकत नहीं रही, वो सियासी गलबा नहीं रहा, कमज़ोरी की तरफ, ज़वाल की तरफ माइल है। तो क्या लोगों के रवैये भी बदले हैं? अब नया आर्डर क्या आ रहा है, नया सिलसिला क्या होगा इसके बदले में? नया ऑर्डर जी, बदकिस्मती से अब अपने मुंह तारीफ वाली वो बात बन जाती है, लेकिन वो ऑर्डर था जिसका आप फरमा रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, वो ऑर्डर भी वो हिस्टोरिकल एक चीज़ है, वो उसको रदल बदल तो कोई नहीं कर सकता ना जी। वो एक थी जो हिस्टोरिकल एक चीज़ है, वो जो फैक्ट है तो वो फैक्ट है। वो ज़माना था जहाँ हर किसी की इज़्ज़त व आबरू महफूज थी, लोगों को इंसाफ मिलता था, और तरक्की भी मुल्क ने उस दौर में ज़्यादा की है। अब बदकिस्मती से जो न्यू ऑर्डर जो आ रहा है, न्यू ऑर्डर का कोई सेंस अभी तक तो नहीं बन रहा जी कि न्यू ऑर्डर क्या होगा, क्योंकि अभी तो क्याओस ही है न्यू ऑर्डर में। तो ये एक बहुत फ़िक्रमंद चीज़ है। तो इस पे गौर व फिक्र पूरी को जो है लीडरशिप है या इस्टेब्लिशमेंट है या पॉलिटिकल लीडरशिप है, जो भी हैं, सारों को मिल बैठ पे इस पे एक करना चाहिए, गौर व फिक्र करना चाहिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं, और ठीक तरफ नहीं जा रहे। मैं तो समझता हूँ नहीं जा रहे जी। अपने जो रिवायात थी, जो चीज़ें थी, वो सारी हमने खो दी हैं। सारी दुनिया के बदतरीन आदतें वो हमने अपना ली हैं जी। अच्छी चीज़ दुनिया से कोई नहीं ली, बदतरीन आदतें वो अपना ली हैं। अपना जो सारा तो तौर तरीका था, जो ट्रेडिशनल चीज़ें थी, वो गवा बैठे हैं। अब ना इधर के हैं ना उधर के हैं, बीच में भटक रहे हैं फ़िलहाल तो। नवाब साहब, आपकी फैमिली की रिश्तेदारियां लगारी ख़ानदान से, कोट ख़ानदान से, और आपका बड़ा बाअसर एक रिश्तेदारियों का भी एक पूरा सिलसिला था। क्या उसके बाद, बुज़ुर्गों के बाद, आप लोगों ने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी, या अब भी उसी तरह चल रहा है? नहीं, वो चल रहा है जी, वो चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। कोट ख़ानदान में भी तो आप थे, मलिक अता मोहम्मद साहब की तो डेथ हो गई। जी जी जी। अब तो आप सबसे बड़े हैं मेरा ख्याल है फैमिली में, उम्र में। हाँ, उम्र में जी, कालाबाग फैमिली में तो मैं हूँ सबसे बड़ा जी, अब रह गया हूँ। और अता मोहम्मद साहब की फैमिली में कौन है? उनके भाई हैं जी, उनके छोटे भाई हैं जी। उनकी अपनी तो औलाद थी नहीं मलिक अता मोहम्मद खान साहब की जी। तो अब उनके भाई, उनके जानशीन वही हैं जी। आप रवायती काश्तकार हैं या प्रोग्रेसिव? क्या नई मशीनरी और नए मेथड्स यूज़ करते हैं? पहले तो बहुत प्रोग्रेसिव थे जी, क्योंकि सारी जो नई टेक्निक्स थी वो बड़े नवाब साहब मेरे दादा उन्होंने यहाँ पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस की थी। तो अब वो चीज़ नहीं रही, क्योंकि इनपुट्स का ये तो इतने महंगे हो गए हैं जी। फर्टिलाइज़र हो गया, बिजली हो गई, वो डीज़ल हो गया, वो उनकी कीमतें, पेस्टिसाइड हो गए, उनकी कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। और जो इनकम आती है ज़मींदार को, वो उस लेवल पे नहीं बढ़ी जिस लेवल पे वो जो इनपुट्स बढ़े हैं। तो उस वजह से काफ़ी हद तक नुकसान हुआ है। अब हुकूमतों ने किसी को तवज्जो नहीं, एग्रीकल्चर बहुत जो असेंशियल एक है चीज़,
उस पे इतनी तवज्जो नहीं दी जा रही जितनी देनी चाहिए थी, और वो दिन ब दिन वो कम होता जा रहा है, उसकी आउटपुट घट हो रही है और तौर तरीके वही पुराने जो हैं वो वापस वही आ रहे हैं, बजाय आगे बढ़ने के वो पीछे की तरफ जा रहे हैं। नवाब ऑफ कालाबाग का ख़ानदान ज़ाहिर है पूरे पाकिस्तान भर में जाना जाता है। आप लोगों की दोस्तियां हों, लड़ाइयाँ हों, झगड़े हों, ख़ानदानी लड़ाई हो, ज़ाहिर है उसका ज़िक्र भी सारे मुल्क में होता है। आप ये बताएं कि अब नवाब अमीर मोहम्मद ख़ान ऑफ कालाबाग की फ़ैमिली कितने हिस्सों में डिवाइडेड है? जायदाद किस किस में तकसीम हो चुकी है? बेसिकली 2 हिस्सों में है जी, क्योंकि वो नवाब साहब के 4 बेटे थे जी। बड़े बेटे मेरे वालिद साहब थे जी, नवाब मलिक मुज़फ़्फ़र खान। नवाब मलिक मुज़फ़्फ़र खान जी। फिर उनके दूसरे नंबर बेटे थे मलिक अलायार खान जी, उनकी बेटियां थीं जी। फिर तीसरे नंबर पे मलिक असद खान थे जी, उनके 2 बेटे हैं जी। और जो चौथे मेरे सबसे छोटे चाचा थे उन मलिक आज़म खान, उनकी औलाद कोई नहीं हुई जी। तो उनके बेसिकली फिर अब 2 हिस्सों में ही है, मलिक मुज़फ़्फ़र खान की और मलिक असद खान की फैमिली। और नवाबी ज़ाहिर है क्योंकि वो बड़े थे, मेरे बड़े भाई पे आई नवाबी जब वो वालिद साहब फौत हुए जी, और वो उन्होंने शादी नहीं की बड़े भाई ने जी। तो वो अपने भतीजे, मेरा जो बेटा है अपना, उनका भतीजा, उसको अपना जानशीन वली अहद वो मुकर्रर कर रह गए थे अपनी ज़िंदगी में। तो जब वो फौत हुए तो अब टेक्निकली नवाब मैं नहीं हूँ, मेरा बेटा है जी। बुजुर्ग मैं हूँ लेकिन नवाब वो है जी। और सुमेरा मलिक साहबा, आयला मलिक साहबा, ये इनका आपके साथ उनकी जायदाद को आप देखते हैं? नहीं जी, वो खुद देखते हैं, वो खुद देखते हैं। हाँ मतलब वो देखें तो 3 हिस्सों में फिर हो गई, मलिक मुज़फ़्फ़र खान की और मलिक अलायार खान की और मलिक असद खान की, तो 3 हिस्सों में बेसिकली हो गई। उन्होंने सुमेरा मलिक, आयला मलिक वगैरह ने, उन्होंने ज़्यादा, आपकी कज़न भी हैं जी, और कज़न भी हैं, सिस्टर इन लॉ भी हैं जी। हाँ, उन्होंने ज़्यादा अपनी यहाँ से बेच दी है जी ज़मीन। अच्छा, और आप लोगों ने खरीदी है वो जी? अच्छा। फलवाड़ा में अपने घोड़ों के फार्म पर आए। उन्होंने अरबी नस्ल के नायाब घोड़े पाल रखे हैं। किसी ज़माने में घोड़े जंगों में काम आते थे जी। अब ये सिर्फ शौक के लिए रखे हुए हैं या कोई और भी इनसे काम लेते हैं? जी, अब तो शौक के लिए है, क्योंकि जंगें तो फिर ज़रा एडवांस हो गई हैं। तो अब शौक के लिए हैं, लेकिन हैं ये जंगी घोड़े हैं। ये कितनी पुरानी नस्ल है ये आपके पास? ये अरब नस्ल है जी, और ये जब हमारे बुजुर्ग आए थे सुल्तान महमूद गजनवी के साथ, तो ये तब से ये नस्ल चल रही है जी। आपके पास कुल कितने घोड़े और घोड़ियाँ हैं? तकरीबन 8 स्टैलियन होंगे जी, और कोई 20-22 बेयर्स होंगे जी। नेज़ाबाजी वगैरह जी, वो भी करते हैं जी कभी कभी। आप खुद भी आप राइडिंग करते हैं? अब नहीं जी, अब छोड़ दिया जी, पहले करते थे। अपने डेयरी फार्म पहुंचे। यहाँ सैकड़ों गाय भैंसे पाल रखी हैं। डेयरी फार्म के दफ्तर में पंजाब में जीतने वाले मुकाबला जात के सर्टिफिकेट्स आवेजा किए गए हैं। बेटा नवाब अमीर मोहम्मद खान इस्लामाबाद से कालाबाग पहुंचा। बाप बेटे की रास्ते में ही मुलाकात हो गई।
दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्तों से होते हुए अपनी शिकारगाह जाबा पहुंचे। नवाब ऑफ कालाबाग के दौर के पंजाब के उड़ियाल आज भी मौजूद हैं। पाकिस्तान में तो पंजाब उड़ियाल एक एंडेंजर्ड स्पीशी है, यानी इसकी जानों को खतरा है जी और मादूम होने के करीब है जी। आपने किस तरह ये मैनेज कर लिया है कि यहाँ पर बाकायदा नज़र आते हैं उड़ियाल? क्या आपने इंतजामात कर रखे हैं? ये प्रोटेक्शन का जी, ये जो आप पहाड़ देख रहे हैं ऊपर जी, ये सारी चेक पोस्ट हैं, हमारे गेम कीपर्स हैं जी, तो ये प्रोटेक्शन से ही है जी। जितना ज़्यादा आप प्रोटेक्ट करेंगे तो तभी वो स्पीशी बच सकेगी, क्योंकि आजकल जो बन गए हैं हालात कि असला भी लोगों के पास आ गया है और लोगों को ये तौर तरीका भी नहीं है कि शिकार क्या होता है और कैसे करते हैं। अब तो बस यही है कि जो चीज़ नज़र आ जाए उसको मार दें, ये नज़रिया आ गया है। उड़ियाल की कितनी औसत उम्र होती है और इसको किस उम्र में शिकार किया जाना चाहिए? इसके 12 साल पे शिकार आराम से हो सकता है जी, क्योंकि इसकी उम्र 12 से लेकर 15 साल तक होती है। आपका निशाना कैसा है? आपने कितने उड़ियाल, कितने चनकारे जो हैं वो शिकार किए हैं? जी काफ़ी किए निशाना कैसा है? ठीक है गुजारा है जी। आपको भी प्रिजर्वेशन का जो शौक़ है वो विरसे में मिला है। आप क्या समझते हैं कि उड़ियाल को प्रोटेक्ट करके अल्टीमेटली क्या गोल है, क्या मकसद है? जी हमारी असल में ये एक ट्रेडिशन आ रही है इस शिकारगाह की, और शिकार की भी और साथ साथ कंजर्वेशन की भी, क्योंकि हम इस चीज़ में बहुत एक फर्म बिलीफ रखते हैं कि द बेस्ट टाइप ऑफ कंजर्वेशन इज़ कंजर्वेशन थ्रू हंटिंग। एंड हम सिर्फ अपनी जो हंटेबल स्पीशीज़ हैं सिर्फ उसकी कंजर्वेशन नहीं करते, बाकी प्रेडेटर्स की भी करते हैं टू अ सर्टेन एक्सटेंट, और जितने भी वाइल्ड स्पीशीज़ हैं हमारे पास इधर, तो इस पूरे एरिया की बायोडाइवर्सिटी जो है उस सब का हम ख्याल रखते हैं। और ये उड़ियाल जो है ऑब्वियसली ये कालाबाग के साथ और हमारी फैमिली के साथ पंजाब उड़ियाल का एक रिश्ता समझने है कि बस एक बहुत पुराना ये सिलसिला चल रहा है हमारे बुज़ुर्गों से, और हमारे बुज़ुर्गों ने इन उड़ियाल की हिफाजत की है, तो हमारी भी ड्यूटी बनती है कि हम भी जितनी देर तक इस दुनिया पे हैं तो इनकी हिफाजत करते रहें। कितने चनकारे हैं, कितने हिरन हैं इस ज़ख़ीरे में? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारे पास पंजाब उड़ियाल की लार्जेस्ट पॉपुलेशन है इन द वर्ल्ड, और चिंकारा की भी अच्छी खासी पॉपुलेशन है, वो भी तकरीबन 1200 तो आई थिंक है हमारे पास। आप भी कभी शिकार करते हैं, और कौन कौन सी बिग ट्रॉफीज़ में से कौन कौन सी चीज़ें शिकार की आपने? उड़ियाल चिंकारा वगैरह किया हुआ है, उसके अलावा फिर अफ्रीका में भी किया हुआ है। अच्छा, वहाँ क्या? साउथ अफ्रीका में भी शिकार किया है। अभी डेंजरस गेम का तो नहीं किया, इंशाल्लाह अनकरीब उसका भी प्रोग्राम बनाएंगे। आपने भी कभी कोई डेंजरस गेम का कभी कोई शिकार किया? नहीं जी, फिलहाल वो प्लान बहुत बनाए हैं, मौका नहीं मिला वो जाने। जब भी वो प्लान बनता है कुछ ना कुछ फिर हो जाता है तो वो रह जाता है। लेकिन बड़े से बड़ा जानवर कौन सा शिकार किया है? मैंने तो बड़ा सिर्फ ये हुरियाड़ ही किया है जी, मैंने अपने इलाके से बाहर नहीं किया शिकार जी। और क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह है भी शिकार इतना हमारा खुद भी, तो इतना वो अर्ज भी खैर नहीं हुई। आपने बड़े से बड़ा कौन सा जानवर शिकार किया है? अगर ज़ीब्रा होगा जो मैंने साउथ अफ्रीका में मारा था। उसके अलावा साउथ अफ्रीका में मैंने इम्पाला भी मारा है, और ब्लैक विल्डबीस्ट भी मारा है, ब्लैसबक भी मारा है। शिकारगाह में बनाए हुए अपने रेस्ट हाउस पहुंचे। यहाँ मुल्की और गैर मुल्की मेहमान शिकारियों को ठहराया जाता है। शिकार किए गए जानवरों की ट्रॉफीज और बंदूकें दीवार पर आवेजा की गई हैं। रेस्ट हाउस जंगल में मंगल की मानिंद था।
हजारों एकड़ पर मुहित इस शिकारगाह में जानवरों और परिंदों के लिए महफूज जगह बनाई गई है। इनका निशाना बहुत अच्छा है। बेटे को भी निशानेबाजी का शौक है। आपके खानदानी किले भी हैं, जाहिर है खानदानी असला भी होगा, पुराने ज़माने से जंगें लड़ते आ रहे हैं। कौन कौन सा असला आपके पास मौजूद है? हर किस्म का है जी, मतलब तलवारें भी हैं, नेज़े भी हैं, जैसे फिर प्रोग्रेस होता रहा है, पुरानी बंदूकें हैं, फिर नई फिर जदीद बंदूकें भी हैं जी। बंदूकों में कौन कौन सी किस्म की है? जी जंगी तो ये जो क्लाशनिकोव वगैरह हैं ये तो हैं ही हैं जी। G3 हो गई, क्लाशनिकोव हो गई, M16 हो गई। और स्पोर्टिंग में फिर शॉर्ट गन्स में हैं, वो हो गया जी चर्चिल हो गई जी, वो हैं वेस्ले रिचर्ड्स हो गई, और वो कॉक्सवेल हैरिसन हो गई जी, ये हैं। राइफल्स में फिर सावर हो गया जी, ये हो गया स्टूगर की हो गई जी, स्टायर हो गई, और ब्लाजर हो गई, ये इस किस्म की हैं जी। हजारों एकड़ पर फैली शिकारगाह है। शिकारगाह क्या मुनाफा बख्श है? क्या इसका कोई फ़ायदा भी है? इस चीज़ में फ़ायदा नुकसान तो वो तो बात की एक चीज़ है जी, इकोनॉमिक वो भी बहुत ज़रूरी है ज़ाहिर है, लेकिन पहली चीज़ जो है जो सबसे बुनियादी चीज़ है वो कंजर्वेशन है। ज़ाहिर है तहफ़्फ़ुज़ के लिए फिर पैसा भी चाहिए होता है, उस पर ख़र्चा भी होता है, तो इसलिए फिर वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसमें आता है। तो वो हम इसीलिए वो साथ साइड बाय साइड वो कर रहे हैं जी, ताकि उससे इनकम भी आए। तो कमर्शियल हंटिंग जो जितनी पंजाब वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट अलाउ करता है, तो उसके मुताबिक जितनी हो सके हम डेवलप कर रहे हैं। पहले थोड़ा था, अब और मज़ीद डेवलप कर रहे हैं। तो ज़ाहिर है जितनी इनकम ज़्यादा होगी उतना हम वो तहफ़्फ़ुज़ात भी बेहतर तरीके से कर सकेंगे। पंजाब इस सिलसिले में बहुत पीछे, सबसे पीछे है। GB सबसे पहले था जी, उन्होंने शुरू किया, फिर बलूचिस्तान ने, फिर सिंध, फिर KP। पंजाब इस मसले में सबसे पीछे है वाइल्ड लाइफ में। अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे जा रहे हैं, क्योंकि जो ऑनररी चीफ गेम वार्डन है बदर मुनीर साहब, वो बहुत शौकीन हैं और उनको पता भी है, समझ भी है, वो बहुत वो कर रहे हैं। और जो मिनिस्टर हैं वो भी कुदरती, वो दोनों इकट्ठे, वो भी बहुत शौकीन है। पीर शमशान बुखारी साहब, वो बहुत बड़े शिकारी भी हैं, और बहुत वो उनको भी बहुत सूझबूझ है। तो अब इंशाल्लाह तरह वो पंजाब भी मेरा ख्याल है वो ऊपर आ जाएगा इस सिलसिले में, जो पहले आप नहीं था। आइडियली क्या देखते हैं कि आपकी शिकारगाह मुनाफा बख्श हो, जी यहाँ कमर्शियल शिकारी जो हैं वो आ रहे हों हर जी साल, जी जी, फिर बिल्कुल। आप समझते हैं कि आपका मकसद पूरा हो? मकसद पूरा हो जाएगा जी, हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो लोगों का शौक़ भी पूरा हो रहा है शिकार का, लीगल शिकार, और तहफ़्फ़ुज़ विद इन लीगल लिमिट्स जो होता है वो भी पूरा हो रहा है, और हमारा काम भी हो रहा है कि हमें इनकम आ रही है जिससे हम तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। दोपहर का खाना बेटे के हमरा खाया। दूरबीन की मदद से जंगल में फिरने वाले उड़ियाल देखे। नवाब ऑफ कालाबाग की तीसरी और नई नस्ल से हैं। आप कुछ सोचते तो होंगे, क्या ऐसा नया करें कि जिससे ख़ानदान और इसकी रवायात महफूज रह जाएं? एक दो नए वेंचर्स शुरू कर रहे हैं, बल्कि कर ही लिए अब तक। एक तो मैंने कालाबाग प्राइवेट गेम रिज़र्व, उसका हमारा पहला ये सेशन था इस साल, जो कमर्शियल विंग शूटिंग जिसे कहते हैं, वो हमने पहली बार इंट्रोड्यूस की है अपने एरिया में। एंड फेजेंट का हम शिकार करा रहे हैं ड्रिवन, और रेड लेगेड पार्ट्रिज का वॉक टॉप शूट करा रहे हैं। उसके अलावा हमने डिसाइड किया कि हम टूरिज़म को प्रमोट करें अपने एरिया में, और हमने ये कालाबाग रिजॉर्ट्स के नाम की कंपनी रजिस्टर कराई है,
और उसकी एक लोकेशन हमने ओपन कर ली है, वो अपने रेजिडेंसेस में से एक, और आगे भी इंशाल्लाह डेवलप करेंगे। तो ये हमने इसलिए करना चाहते थे हम कि इससे एक तो इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी, दूसरा एरिया बेनिफिट करेगा, दूसरा लोकल हैंडीक्राफ्ट्स जो हैं वो जब प्रमोट होंगे और वो जो आर्टिजन्स हैं वो अपना वो जो क्राफ्ट है उसको आगे बढ़ाएंगे और वो चीज़ जो है वो लूज़ नहीं हो जाएगी टू हिस्ट्री। और हमने एक और चीज़ भी शुरू की है जी, वो मेरे परदादा बड़े नवाब साहब के नाम पे नवाब मलिक अमीर मोहम्मद ख़ान मेमोरियल ट्रस्ट, तो उसके लिए हमने अभी लैंड भी डोनेट की है टू द ट्रस्ट, एंड उसका पहला प्रोजेक्ट जो है इंशाल्लाह दैट्स गोइंग टू बी अ मेडिकल सिटी कॉल्ड कालाबाग मेडिकल सिटी, जिसका फर्स्ट फेज़ जो है वो एक इमरजेंसी एंड ट्रॉमा सेंटर होगा जो इधर नहीं है हमारे एरिया में और लैकिंग है और उसकी बहुत ज़रूरत है। इवेंचुअली फिर सेकंड फेज़ में हॉस्पिटल एंड फिर थर्ड फेज़ में पूरी मेडिकल सिटी आएगी इंशाल्लाह। दादा और परदादा ने सियासत में भरपूर हिस्सा लिया, वालिद ने भी थोड़ा अरसा दिलचस्पी ली। आपका सियासत के हवाले से क्या ख्याल है, क्या सियासत में मुतहरक होंगे? जी इंटरेस्ट तो है जी सियासत में, और इंशाल्लाह आगे भी प्लान है कंटेस्ट भी करने का और सियासत में एक्टिवली हिस्सा लेने का। अभी फ़िलहाल तो जैसे कि आप जानते हैं हम इंडिपेंडेंट हैं, अभी तो किसी पार्टी के साथ एसोसिएटेड नहीं है। फ्यूचर में देखते हैं फिर क्या होता है, और जिसमें अल्लाह ताला की बेहतरी हो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे। उसी अभी आपने सियासी जमात सोची नहीं है? नहीं जी अभी नहीं सोची, हालात के मुताबिक फैसला करेंगे। हालात के मुताबिक और जिनके साथ हमारा जोड़ बन सके। पहले आई थिंक अ फ्यू मिस्टेक्स वर मेड और हमने ज्वाइन किया कुछ लोगों को जी तहरीक इंसाफ को, जिनके साथ हमें पहले लगा कि हमारा बहुत अच्छा चल सकेगा, फिर ऑब्वियसली कुछ डिफरेंसेस आ गए बीच में, एंड हमें जब लगा कि हम आगे नहीं चल सकते उनके साथ तो फिर हमने इलेक्शन से पहले अलहदगी इख्तियार कर ली। रेस्ट हाउस को देहाती माहौल के मुताबिक सजाया गया है। जाबा शगारगाह के इस तारीखी बंगले में सदर अयूब खान, जनरल सिकंदर मिर्जा और शाह ईरान रजा शाह पहलवी क़याम कर चुके हैं। शिकार के लिए फेजेंट बर्ड का फार्म बनाया हुआ है। उनके ज़री रकबे में अनवा अक़साम के फल और सब्जियां काश्त की जाती हैं। शाम को बोहड़ बंगले पर वापस आए। यहाँ पर कई गैर मुल्की सरबराह मुमलिकत मेहमान बन चुके हैं। रात का खाना तारीखी डाइनिंग हॉल में खाया। बेल बजाकर रवायती अंदाज में खानसामों को बुलाया जाता है। डिनर को कोर्सेस की शक्ल में सर्व किया गया।
काला बाग बोर्ड बंगला के इस तारीखी डाइनिंग रूम में कौन कौन खाना खा चुके हैं? बहुत से अहम शख्सियतें खा चुकी हैं जी, जैसे मलिका बरतानिया मलिका एलिज़ाबेथ वो भी खा चुके हैं जी, शाह फैसल, शाह ईरान के भाई वो तो खैर काफ़ी दफ़ा आ चुके हैं जी। प्रिंस फिलिप एक तो मलिका के साथ आए जब वो सरकारी दौरे पे थी जी, और फिर बाद में 1980s में वो फिर आए जब वो थे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फाइट के प्रेसिडेंट जी, उस सिलसिले में आए। और बहुत सारे हमारे अपने गवर्नर जनरल, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, और हमारे प्राइम मिनिस्टर तो कई दफ़ा जी वो तो खैर बहुत दफ़ा आ चुके हैं, रह चुके हैं जी। जुल्फ़कार अली भुट्टो भी कभी आए जी जी, वो भी तशरीफ़ लाए थे जी, प्रेसिडेंट थे जब आए थे जी। और मोहतरमा शहीद वो भी आई जी, वो भी आ चुकी हैं। सरदार फारूक लगारी साहब वो तो खैर जी, वो तो आपके रिलेटिव जी, रिलेटिव हैं, तो वो तो एज प्रेसिडेंट भी और पहले भी बाद में भी वो तो खैर। मलिक साहब, जब नवाब ऑफ काला बाग गवर्नर थे, फिर उनका ज़माना था जी, तो बड़ी सियासी ताकत थी पंजाब की जी, आपकी फैमिली में जी, वो ज़रा कम नहीं होगी? जी खासी कम हो गई। क्या वजह? खैर उनकी वफ़ात के बाद तो वालिद साहब ने संभाल ही लिया था जी, लेकिन वो फिर एक्चुअली वो जो ज़िया-उल-हक साहब का मार्शल लॉ था ना, उसमें बहुत डैमेज हुआ, क्योंकि वालिद साहब PPP के साथ थे और वो फिर ज़ाहिर है वो प्रेशर आया सारा, ऑफ़रें भी आई कि नहीं आप छोड़ दें तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा और वगैरह वगैरह, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं जी ऐसे हम धमकियों पे तो नहीं छोड़ने वाले, हम तो असूलों पे चलते हैं, मुनाफ़क़त हमारे से नहीं होती। तो फिर उससे बहुत ज़्यादा वो मसले बने जी, वो रिप्रेशन हुई सारे उस दौर में जी, तो उस वजह से काफ़ी फिर वो हुआ। फिर वालिद साहब की वो वफ़ात भी बड़े वो ऐसे वो सर्कमस्टांसेस में हुई कि असैसिनेशन हुई, तो उसके फिर वो और असरात थे उसकी वजह से, फिर और वो नीचे चले गए जी। फिर सियासत से काफ़ी अरसा वो दूर ही रहे। फिर जाके मतलब 80s से जब से वालिद साहब की शहादत हुई उसके बाद तो कोई नहीं था 1989 में। फिर 2008 में मेरे कज़न वाले के बाद उन्होंने कंटेस्ट किया इलेक्शन और जीते, इंडिपेंडेंट जीते, फिर PPP ज्वाइन की। सर्दी में बॉन फायर का मजा लिया। रात के वक्त बोर्ड बंगले पर होने वाली लाइटिंग और दरियाए सिंध के खूबसूरत मंजर ने इसकी खूबसूरती को चार चांद लगा दिए।